गैरी वही खड़ा था। दोनों मुट्ठियां उसके बाजू में डीली लटक रही थीं। बैट पर घूंसा मारने की वजह से उसके नकल से हल्का खून निकल रहा था। इस फॉर्म में उसका शरीर अब भी इंसानी था। भले ही अब उसमें किसी आम इंसान जैसी स्ट्रेंथ और स्पीड नहीं बची थी, लेकिन उसकी स्किन अब भी उतनी ही फ्रेजाइल थी। ये बात वह अच्छे से जानता था। आखिर उसे कितनी बार चाकू मारा जा चुका था। छात्र सदमे में बैठे थे। इतने लोगों में से गैरी ही वो इंसान निकला जिसने आगे बढ़कर गैंग मेंबर को नॉकआउट कर दिया। उसके अपने क्लासमेट्स को छोड़कर ज्यादातर लोग उसे जानते तक नहीं थे। जब तक कि ईटन हाई के खिलाफ रग्बी मैच में उसका कंट्रीब्यूशन सामने नहीं आया था। थोड़े समय के लिए उसे फ्रेंडली ग्रीटिंग्स मिले थे, लेकिन जल्दी ही वह फिर से बस वो हरे बालों वाला लड़का बन गया था। इस पल सबके मन में एक ही ख्याल था, या तो वह बेहद ब्रेव था या फिर बेवकूफ। उसने वो किया जो उनमें से कोई नहीं कर पाया। लेकिन साथ ही ये भी एक बेवकूफी भरा कदम था। जितना इंप्रेसिव ये था, उतनी ही सच्चाई ये भी थी कि उसका हाल जॉन जैसा ही होने वाला था। गैंग मेंबर्स उसकी अकेले की ताकत से कहीं ज्यादा थे। रेड कलर गैंग के बाकी लोग भी ये समझ चुके थे और अब उसे घेरने लगे थे। वुडन बैट को कच्ची ताकत से तोड़ते देख वे थोड़े सतर्क हो गए थे। फिर भी गैरी और मिस्टर रूट वरिव के बीच अभी भी काफी गैंग मेंबर्स खड़े थे। गैरी, एक महिला की चीख हॉल में गूंज गई। सबने पलटकर देखा। ये आवाज मिस बेडफोर्ड की थी। एक और टीचर, नाशपाती जैसी बॉडी, चश्मा लगाए हांफती हुई। तुमने ये क्यों किया? वह चिल्लाई। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारी वजह से हम सबको सजा मिल सकती है? उनसे मत लड़ो। उन्हें जो चाहिए लेने दो और वो चले जाएंगे। फिर वह रिव की तरफ मुड़ गई, लगभग गिड़गिड़ाते हुए। आप हमें उसकी वजह से नुकसान नहीं पहुंचाओगे, है ना? बस उसे मारो। प्लीज हमें मत मारो। वह रोते हुए आसपास खड़े गैंग मेंबर्स को देखने लगी। ये सुनकर टॉम ने खुद को गाली देने से बड़ी मुश्किल से रोका। गैरी अकेला था जिसने आगे बढ़कर मिस्टर रूट को और पिटने से रोका था। वह सबको बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा रहा था। लेकिन टॉम के उलट एक और आवाज गूंजी। वो सही कह रही है। प्लीज हमें मत मारो। हम उसके दोस्त नहीं हैं। हम उसे ठीक से जानते भी नहीं। हैरानी की बात यह थी कि यह स्टीवन था। वही छात्र जिसे जॉश ने इंट्रूडर्स को भगाने के लिए बुलाया था, लेकिन जो आखिरी पल में पीछे हट गया था। वो बस एक ट्रबल मेकर और डिलिंक्वेंट है। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। बस उसे पकड़ लो। डर के मारे और भी छात्र बोलने लगे। ये सब देखकर रिव फिर से शैतानी हंसी हंस पड़ा। इंसानों का असली स्वभाव, खुद के अलावा किसी की परवाह न करना, देखकर उसे अजीब सी खुशी मिल रही थी। क्या ये सब बेवकूफ है? इन्होंने गुस्से में फुसफुसाया। उसकी मुट्ठियां कस गई। डर के मारे चुप रहना एक बात थी, लेकिन गैरी से खुलेआम दूरी बनाना। ये क्या सोच रहे हैं कि ये लोग बस हमें थोड़ा पीट कर चले जाएंगे? अगर ये लड़कियों को उठाने आए हो तो, या हम सबको, तब भी क्या ये ऐसे ही बैठे रहेंगे? अगर ये खुद बाहर पिट रहे होते तो यही लोग रो रो कर उससे मदद मांग रहे होते। असल में कई छात्र गैरी की सोच से सहमत थे, लेकिन जॉन की तरह वे भी कॉन्सिक्वेंसेस से इतने डरे हुए थे कि न बोल पाए, न कुछ कर पाए। चुप रहो। गैरी ने मिस बेडफोर्ड और बाकी छात्रों पर चिल्लाया। मैं तुम लोगों के लिए नहीं लड़ रहा, और ना ही तुम सबके लिए। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो? मुझे कुछ लोगों की परवाह है और कुछ की नहीं, और मैं यहां से निकल रहा हूं। वह दौड़ पड़ा, सीधे मिस्टर रूट की तरफ। अचानक एक रेड गैंग मेंबर उसके सामने आ गया। गैरी ने जरा भी रफ्तार कम नहीं की। उसने रग्बी टैकल मारा, उसे हवा में उठाया और जमीन पर जोर से पटक दिया, इससे पहले कि बाकी कुछ कर पाते। उसका सिर हॉल के फर्श से टकराया। दर्द इतना ज्यादा था कि वह जल्दी उठने वाला नहीं था। ये देखते ही बाकी गैंग मेंबर्स और अग्रेसिव हो गए। उन्होंने पीछे से वेपन से मारने की तैयारी की, लेकिन गैरी तक पहुंचने से पहले ही हालात फिर पलट गए। एक गैंग मेंबर की शर्ट पीछे से खिंच गई। दूसरे के चेहरे पर एल्बो लगा। दो और लोगों को घुटने के पीछे ऐसी किक पड़ी कि वे गिर पड़े। पलटकर कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनके सिर पर एक और किक पड़ चुकी थी। इनमें से कोई भी गैरी को छू तक नहीं पाया। चलो निकलते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं। उम्मीद है हम उन लोगों में आते हैं जिनकी तुम्हें परवाह है। काय मुस्कुराया। अगर बुरा न मानो तो मैं भी साथ चलूं। उन बैकस्टैबर्स के साथ रहने से तो तुम्हारे साथ चांसेस बेहतर लग रहे हैं, बोला। तीनों अब और पीछे नहीं बैठ सकते थे। गैरी ने एक्ट कर लिया था, तो वे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते थे। यह हालात से निकलने का उनका सबसे अच्छा मौका था। हाय राम,
देखो जरा कितने लोग हीरो बन रहे हैं, मरी ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। मरी के चेहरे पर अजीब सा भाव देखकर एक इंसान था जो उसके लिए सच में परेशान हो गया। डोंट वरी मरी, टॉम ने जल्दी से कहा, खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने की पूरी कोशिश करते हुए। मुझे पता है तुम डरी हुई हो, लेकिन जब तक ये लोग लड़ रहे हैं, मैं हमारे लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता निकाल लूंगा। मरी ने बस हल्की सी उदास मुस्कान दी। वो डरी नहीं थी। नहीं, वो परेशान थी क्योंकि वह जानती थी कि उसमें इतनी ताकत नहीं है कि खुलकर दूसरों के साथ लड़ सके। और अगर ये बात सामने आ गई कि वह स्कूल में ब्लेड्स लेकर आई थी, तो बाद में उसके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती थी। इनु, खाई और ब्लेक के साथ मिलकर गैरी ने एक तरह का सर्कल बना लिया ताकि उनकी तरफ दौड़ते आ रहे रेड कलर गैंग मेंबर्स को संभाला जा सके। चारों टीनेज बॉयज इतने स्किल्ड थे कि वे न सिर्फ अटैकर्स को रोक पा रहे थे, बल्कि खुद भी ज्यादा चोट नहीं खा रहे थे। जो छात्र बैठे ये सब देख रहे थे, उनके लिए ये किसी मूवी सीन से कम नहीं लग रहा था। उन्हें समझ नहीं रहा था कि बॉक्सिंग, कराटी और दूसरे फाइटिंग क्लब्स के मेंबर्स इतनी बुरी तरह कैसे हार गए थे, और ये चारों इसे इतना आसान कैसे बना रहे थे। साथ ही गैंग मेंबर्स का ध्यान अब पूरी तरह इन्हीं पर चला गया था, जिससे बाकी बैठे हुए स्टूडेंट्स और टीचर्स को वे लगभग भूल ही गए थे। लेकिन इन सब में एक इंसान सबसे अलग था, गैरी। उसे फर्क ही नहीं पड़ता था कि उसे चोट लग रही है या नहीं। वह बिना रुके मशीन की तरह लड़ता जा रहा था। एक मौके पर उसने एक गैंग मेंबर को गर्दन से उठाकर दूसरे गैंग मेंबर्स की तरफ फेंक दिया। एक और पल में एक बेसबॉल बैट उसकी तरफ आ रही थी। गैरी ने उसे नंगे हाथों से पकड़ लिया, घुमाया, सामने वाले को मारा और बैट वहीं टूट गई। गैरी, तुम्हें कुछ करना होगा, खाई ने चिल्लाकर कहा। हमारी स्टेमिना अनलिमिटेड नहीं है। इन्हें मिस्टर रूट से कोई मतलब नहीं, तो खेओस फैलाओ। अगर मुमकिन हो तो डोर खोलो। गैरी को खाई की बात समझ आ गई। उसने अपने आर्म से सिर ढका और पूरी स्पीड से बैक डोर की तरफ दौड़ पड़ा, क्योंकि उस साइड पर गैंग मेंबर्स कम थे। कुछ लोग उसके रास्ते में आए, लेकिन उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ के आगे वह किसी पागल बैल जैसा था। जो भी सामने आया, वह उसे उड़ाता चला गया। लेकिन जैसे ही वह डबल डोर तक पहुंचने वाला था, एक बहुत बड़ा साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो वही रेड कलर गैंग मेंबर था, जो लगभग मिस्टर रूट जितना बड़ा था। वह जायंट आदमी सुमो स्टैंस में खड़ा हो गया, गैरी को रोकने के लिए तैयार। ये बड़ा है और टफ भी लगता है, गैरी ने सोचा, लेकिन मुझे अभी यहीं से निकलना होगा। 3 points have been allocated into strength. Your base strength is now at 18. Skill activated controlled transformation. Agility 15 plus 3, एक पल की भी हिचक के बिना गैरी ने अपने सारे अवेलेबल स्टैट पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल दिए। साथ ही कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन से उसने अपने पैरों के निचले हिस्से को हल्का सा बदला, ताकि आखिरी पल में स्पीड मिल सके। जमीन से स्प्रिंगबोर्ड की तरह उछलते हुए वह रॉकेट की तरह आगे बढ़ा। बड़ा गैंग मेंबर इस ताकत के लिए तैयार नहीं था। उसका शरीर पीछे की तरफ धकेल दिया गया और वह सीधा मेटल डोर से जा टकराया। चेन्स और डोर चरमराने लगे, गैप बन गया और डोर का पिछला हिस्सा उसके बैक में धंस गया। गेट आउट ऑफ माई वेरी, चिल्लाया। वह हवा में उछला और एक जोरदार किक मारी जो आदमी के सिर के साइड पर लगी। वह उड़ता हुआ बगल में जा गिरा। डोर अब ढीला पड़ चुका था, लेकिन पूरी तरह खुला नहीं था। गैरी ने चेन्स पकड़ी। कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उसके फोर आर्म्स थोड़े बड़े हो गए। एक जोरदार खिंचाव के साथ चेन्स टूट गई। एक किक में डोर खुल गया। एस्केप रूट सबके लिए खुल चुका था। स्टूडेंट्स और टीचर्स यकीन नहीं कर पा रहे थे। जो बड़ा आदमी सबको डरा रहा था, वो गिर चुका था। और सिर्फ यही नहीं, गैरी ने उन्हें आजादी का रास्ता दे दिया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि गैरी बाहर नहीं जा रहा था। वह स्टेज की तरफ वापस जा रहा था। एवरीवन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉन पूरी ताकत से चिल्लाया। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। जॉन की उस चीख ने सबको जैसे जगा दिया। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे टीचर्स और स्टूडेंट्स किसी ज़ॉम्बी हॉर्ड से भाग रहे हों। सब एक दूसरे को धक्का दे रहे थे ताकि सबसे पहले उस छोटे से एग्जिट से निकल सकें। 600 से ज्यादा लोगों की ताकत एक दिशा में दौड़ पड़ी। रेड कलर गैंग भी इसे रोक नहीं पाए। इतनी अचानक और जबरदस्त हरकत के लिए वे तैयार नहीं थे। जो भीड़ एक सेकंड पहले डरी हुई थी, वो अब किसी वाइल्ड बीस्ट स्टैम्पीड जैसी बन चुकी थी। इस भगदड़ में गैरी भी बह गया। ये उसने सोचा नहीं था। कोई उसे धन्यवाद देने नहीं रुका। एक पल के लिए उसे लगा कि कहीं वह कुचल ही न दिया जाए। गैरी,
एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत लोगों को धक्का देकर रास्ता बनाया। उसने देखा टॉम जमीन पर गिरा हुआ था। लोग उसके ऊपर से गुजर रहे थे, उसे चोट पहुंचा रहे थे, और किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। वह किसी और को भी डके हुए था। गैरी ने बिना सोचे समझे आगे बढ़कर अपने बेस्ट फ्रेंड को उठाया। उसने देखा टॉम मरी को भीड़ से बचा रहा था। फिर गैरी उनके चारों ओर दीवार की तरह खड़ा हो गया ताकि कोई और उन्हें चोट न पहुंचा सके। आखिरकार सब लोग डोर से बाहर निकल चुके थे। अंदर सिर्फ गैरी, टॉम और वो 3 लोग बचे थे जिन्होंने उसके साथ खड़े होने का फैसला किया था। उन लोगों को क्या हो गया है? गैरी ने पूछा, ये पक्का करते हुए कि टॉम और मैरी ठीक हैं। टॉम को कुछ ब्रूजेस आए थे, लेकिन वह ज्यादातर ठीक था। गैरी सबसे ज्यादा हैरान इस बात से था कि उसका कमजोर सा दोस्त, जो कभी किसी फाइट में नहीं पड़ा था, इतना सेल्फलेस होकर किसी को बचाने खड़ा हो गया। हे! काई ने चिल्लाकर गैरी का ध्यान खींचा। मुड़कर देखने पर गैरी ने देखा कि बाकी लोग मिस्टर रूट के पास पहुंच चुके थे। वे उसे हिलाना नहीं चाहते थे, कहीं गंभीर चोट न हो। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वो कुछ और थी। रेड कलर गैंग कहाँ है? गैरी ने चारों तरफ देखा। दूसरा डोर भी खुला हुआ था। जिन डजन भर गैंग मेंबर्स को उन्होंने हराया था, वे अब भी दर्द से जमीन पर पड़े थे। लेकिन बाकी गैंग पैनिक में भाग चुकी थी। मुझे लगता है उन्होंने हॉल में किसी तरह का जैमर लगाया था, काई ने समझाया। तुमने डोर खोला, सब बाहर निकले और फोन्स फिर से काम करने लगे होंगे। शायद उन्हें डर लग गया कि पुलिस आ जाएगी। यही मेरी उम्मीद थी। बस मुझे ये नहीं लगा था कि बाकी लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे। वह थकी हुई सांस छोड़ते हुए चुप हो गया। गैरी मिस्टर रूट के पास गया, खुद उसकी हालत देखने के लिए। चेहरे पर ज्यादा चोट नहीं थी। उन्होंने जानबूझकर बॉडी पर ज्यादा मारा था, लेकिन बाकी जगहों पर वह बुरी तरह हर्ट लग रहे थे। हे, ब्रोकली हेड, मिस्टर रूट ने खांसते हुए कहा, जैसे कुछ अटक गया हो। तुम वहां अमेजिंग थे। जानते हो, जब से तुम टीम में आए, मैं तुम्हें देख रहा था। मैंने देखा कि कैसे वे मूवमेंट्स एनालाइज करते थे। स्टॉप, गैरी ने घबरा कर कहा। आपको बोलने में भी दर्द हो रहा है। नो, मुझे मुझे तुम्हें बताना है, मिस्टर रूट ने मुश्किल से कहा। तुम हमेशा स्पेशल थे। मैं बस इंतजार कर रहा था कि तुम शाइन करो, और मुझे खुशी है कि मैं ये देख पाया। उसी पल गैरी को कुछ एहसास हुआ। His heart rate is slowing down. गैरी घबरा कर गया। Somebody call an ambulance. थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस स्कूल से निकल गई, लेकिन सच में जिन्हें फर्क पड़ा, वे बस रग्बी टीम के लोग थे, और जॉन जैसे कुछ स्टूडेंट्स जिन्हें मिस्टर रूट के लिए गिल्ट महसूस हो रहा था। गैरी दूर तक एम्बुलेंस को जाते हुए देखता रहा, जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके दिल में बस अपने टीचर की चिंता थी। क्या ये मेरी ही गलती है कि जिन लोगों की मुझे सच में थोड़ी भी परवाह होती है, उन्हें हमेशा चोट लगती है? मैंने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? जब मिस्टर रूट ने ब्लेम अपने ऊपर लिया, तभी मुझे खड़ा हो जाना चाहिए था, ना कि तब जब उन्हें इतनी बुरी तरह पीट दिया गया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, खाई ने आगे बढ़कर अपने दोस्त को संभालते हुए कहा। गैरी ने सिर घुमाया तो उसने देखा बाकी सब भी वहीं थे, हाउलर्स के मेंबर्स और टॉम भी। हमें शुरू से ही एक्शन लेना चाहिए था, खाई ने भारी सांस छोड़ते हुए कहा। मैं भी उन डरे हुए शीपल से ज्यादा बेहतर नहीं था। मैं बस इस बात को लेकर ज्यादा वरीड था कि वह बात अधूरी छोड़कर रुक गया। गैरी समझ गया कि काई असल में किस चीज से डर रहा था। कहीं अंडरडॉग्स या ग्रे एलिफेंट इस पूरे अटैक के पीछे तो नहीं थे। अब तक उन्हें यह भी नहीं पता था कि रेड कलर गैंग ने इतना बड़ा और बोल्ड कदम आखिर क्यों उठाया। काई, गैरी ने कुछ देर बाद कहा, मैं इस पूरे मेस को खत्म करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ दोबारा कभी हो, ना हमारे स्कूल में, ना हमारे टाउन में, और ना ही मेरे घर में। सो डू आई, इनू आगे बढ़ा। बाकी सब भी गैरी के साथ खड़े हो गए। हालांकि रिव अपने ज्यादातर लोगों के साथ भागने में कामयाब हो गया था, लेकिन गैरी ने न सिर्फ अपने स्कूलमेट्स को बचाया था, उसने अपना क्वेस्ट भी पूरा कर लिया था। Quest reward, instant level up plus bonus XP. Congratulations, you have now reached level 13. A stat point has been granted. Instant level up के साथ गैरी को usual stat point मिला। इसके अलावा हर उस इंसान के लिए जिसे बिना ज्यादा नुकसान के बाहर निकाला गया, उसे एक्स्ट्रा XP भी मिला। दुर्भाग्य से ये नंबर थोड़ा कम था, जिसका मतलब था कि स्टैम्पीड के दौरान टॉम अकेला नहीं था जिसे चोट लगी थी।
इन सब के साथ और कुछ गैंग मेंबर्स को हराने के बाद गैरी इस वक्त एक्स पे 1546/2346 पर था। गैरी ने नोटिस किया कि जैसे जैसे वह स्ट्रांग होता जा रहा था, खासतौर पर वॉरियर क्लास चुनने के बाद वीक एनिमीज को हराने पर मिलने वाला एक्सपी और भी कम हो गया था। इसलिए उसे इस बात का ज्यादा अफसोस नहीं था कि रिवॉर्ड में कोई नया स्किल नहीं मिला, सिर्फ इंस्टेंट लेवल अप और एक्स्ट्रा एक्सप ही आए। ग्रुप वापस बाकी लोगों की तरफ चला गया। सारे स्टूडेंट्स मैदान में जमा थे। हेडमिस्ट्रेस यंग, जो अटैक के समय स्कूल में नहीं थी, कांटेक्ट मिलते ही दौड़ी चली आई थी। अभी वह और बाकी टीचर्स हेड काउंट में लगे हुए थे। पुलिस एम्बुलेंस से कुछ मिनट पहले ही पहुंच चुकी थी और सीन की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। कुछ ऑफिसर्स टीचर्स और स्टूडेंट्स से बयान ले रहे थे। वे कॉन्फिडेंट थे कि क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे, क्योंकि जिन रेड कलर गैंग मेंबर्स को गैरी और दूसरों ने नॉकआउट किया था, उन्हें वहीं पकड़ लिया गया था। हे, वही लोग हैं ना? एक स्टूडेंट ने फुसफुसाते हुए गैरी के ग्रुप की तरफ इशारा किया। इन्हीं लोगों ने गैंगस्टर से फाइट की थी। हाँ, ग्रीन हेयर वाला किड तो सबने देखा, बाकी साफ नहीं दिखे। ब्लेक का हमारे लिए खड़ा होना सरप्राइजिंग नहीं है। फाइट करते वक्त तो काफी कूल लग रहे थे। मुझे नहीं पता था कि ये इतने स्ट्रांग हैं। पहले के गैरी को शायद ये कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे लगते, लेकिन आज नहीं, खासकर तब नहीं जब थोड़ी देर पहले वही वोकल मेजॉरिटी उसे स्केपगोट बना रही थी। एक पल के लिए उसकी नजर मिसेस बेडफोर्ड से टकराई। गैरी ने बस उसे घूर कर देखा। मिसेस बेडफोर्ड ने तुरंत सिर घुमा लिया। वह उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। कुछ देर बाद दो पुलिस ऑफिसर्स उनके पास आए। एक लंबा आदमी ब्राउन कोट में था और दूसरा काफी यंग लग रहा था, ब्लू शर्ट और स्ट्रैप्स पहने हुए। नाइस टू मीट यू किड्स, बड़े वाले ने कहा। आई एम चीफ ऑफ पुलिस आंटन मिल्स्टून एंड दिस इज माई लिटिल हेल्पर रू गेम। टीचर्स और स्टूडेंट्स से हमें पूरी रिपोर्ट मिल चुकी है, आंटन ने आगे कहा, थकी हुई आवाज में। अगर तुम कुछ और ऐड नहीं करना चाहते, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे करेजियस एक्ट के बारे में हमने काफी सुन लिया है। जो तुम लोगों ने किया वो काफी डेंजरस था। इस बार बात तुम्हारे फेवर में चली गई, लेकिन ये मत भूलो, वो गैंग मेंबर्स थे। ज्यादातर कलर गैंग मेंबर्स भले ही हायरार्की में नीचे हो और नॉर्मल स्कूल डिलिंक्वेंट जैसे लगें, लेकिन जब कोई कॉर्नर हो जाता है तो वह क्या कर सकता है, ये कोई नहीं जानता। हाँ, तुम में से किसी को भी ट्रबल नहीं होगा। आखिरकार ये सेल्फ डिफेंस था। उसने गहरी सांस ली। तौर पर मुझे लगता है कि तुम सबने सही किया। जब कोई और खड़ा नहीं हुआ, तब तुम खड़े हुए। हाँ, ये रेकलेस था, लेकिन अच्छा है कि सब ठीक रहा। पुलिस फोर्स में मुझे तुम जैसे और लोग चाहिए। लेकिन अगली बार अगर कभी ऐसी सिचुएशन में फंसो, तो बस भागो और हमें कॉल करो। यह कहकर एंटन मुड़ने ही वाला था, लेकिन फिर रुक गया। उसने बच्चों की तरफ एक बार और देखा। ये स्कूल, अगर मुझे गलत याद नहीं, तो वही स्कूल है जहां वो डिसीज्ड किड पढ़ता था। नाइफ पर सिर्फ उसी के फिंगरप्रिंट्स मिले थे, जिससे साफ था कि एग्रेसर वही था। पियर्स की टेस्टिमोनीज और क्रिमिनल हिस्ट्री की नॉन एग्जिस्टेंस देखकर लगता है कि वो एक्ट इमोशन में किया गया था। मतलब सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि कल्प्रिट कोई जाना पहचाना इंसान था। हमने उसके करीबियों को चेक किया, लेकिन क्या हो सकता है कि जिसने ये किया वो यही हो? क्या जिस इंसान को हम ढूंढ रहे हैं वो इसी स्कूल में है? और सोचने वाली बात यह भी है, व्हाइट रोज भी इसी स्कूल आई थी, सस्पेक्टेड अनरजिस्टर्ड ऑल्टर्ड के कारण। एंटन ने सिर खुजलाया। कोइंसिडेंस था या कोई कनेक्शन, कहना मुश्किल था। शायद वो ज्यादा दूर की सोच रहा था, लेकिन उसने सीखा था कि किसी भी पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हालांकि ये सब बाद में देखा जाएगा। अभी सबसे जरूरी बात थी ये जानना कि रेड कलर गैंग ने इस स्कूल पर इतना बड़ा अटैक आखिर क्यों किया। सर, एक ऑफिसर दौड़ता हुआ आया। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे और गैरी अपनी हियरिंग से सब सुन पा रहा था। आई हैव अ रिपोर्ट। ऑल स्टूडेंट्स हैव बीन अकाउंटेड फॉर एक्सेप्ट वन। टीचर्स ने दोबारा चेक किया है। मिसिंग स्टूडेंट का नाम है सिन क्लोव। ऑफिसर ने रुक कर निकला। शी इज द मेयर्स डॉटर। ये अहम जानकारी मिलते ही चीफ ऑफ पुलिस एंटोन के लिए सारी चीजें जैसे एकदम क्लियर हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई कलर गैंग इतनी पागल हरकत करेगी, लेकिन अगर उनका टारगेट मेयर की बेटी थी, तो शायद यही उनका सबसे अच्छा मौका था। कुछ ऑफिसर्स को एविडेंस इकट्ठा करने के लिए पीछे छोड़कर बाकी पूरी पुलिस फोर्स तुरंत एक्शन में आ गई और स्कूल से निकल गई। किसी ने हेडमिस्ट्रेस यंग को मिसिंग स्टूडेंट के बारे में बता भी दिया था,
लेकिन बूढ़ी महिला ने इस बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं की। इसके बजाय एक अलग अनाउंसमेंट किया गया। तुम सब अपने क्लासमेट्स को टैलेंट शो में परफॉर्म करते देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज जो दुखद घटनाएं हुई हैं, उन्हें देखते हुए टैलेंट शो को पोस्टपोन करना ही सही रहेगा। तुम्हारे पेरेंट्स को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया है और वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। बाकी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि सेफ रहें और अगर पॉसिबल हो तो ग्रुप्स में घर जाएं। ऑनेस्टली गैरी को यह सब एक बैड जोक जैसा लग रहा था। टैलेंट शो की किसे परवाह थी? अगर सैटरडे को आना मैंडेटरी न होता तो उसे पूरा यकीन था कि हार्डली कोई आता। टीचर्स का बिहेवियर देखकर भी उसे ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ कि ओल्ड वुमन बस सबको डिसमिस करना चाहती थी। लगता है हमारा डे जल्दी खत्म हो गया, तो अब क्या प्लान है? खाई ने पूछा, डिसीजन के लिए गैरी की तरफ देखते हुए। गैरी को खुद नहीं समझ आया कि खाई उससे क्यों पूछ रहा है। क्या उनका पहले से प्लान नहीं था, या फिर वो बस ये देखना चाहता था कि गैरी का मूड अभी ठीक है या नहीं? लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था, सिन। पुलिस बेकार है, वो उसे ढूंढ भी ले तो भी रेड कलर गैंग के अड्डे से निकालने की हिम्मत नहीं करेंगे। गैरी ने सोचा, आज गैंग यहां आई थी, लेकिन क्या वो सच में उसी के लिए आई थी, या फिर वो मेरे लिए आई थी और सिन को बस सब्स्टिट्यूट के तौर पर उठा ले गई? समहाउ मुझे लग रहा है कि आज उसके साथ जो हुआ वो मेरी गलती है। उसने मुट्ठी कस ली। फैसला हो चुका था। क्या मैं आज के प्लान को रेन चेक पर डाल सकता हूं? मुझे नहीं लगता मैं काम पर भी आ पाऊंगा, गेरी ने आखिरकार कहा। ब्लेक तो पहले ही अलग हो चुका था, लेकिन टॉम अब भी ग्रुप के साथ था। अपने बेस्ट फ्रेंड की आंखों में जो लुक उसने देखी, उससे वो नेचुरली डर गया। शायद कल उसे पता चले कि डार्क वेब पर स्लफ की एक और कलर गैंग गायब हो गई, लेकिन वो गैरी को रोक भी तो नहीं सकता था। वो उसके साथ घर तक नहीं जा सकता था। उसी पल टॉम के फोन पर मैसेज आया। पेरेंट्स का था, जिन्हें अभी अभी स्कूल की इंसिडेंट की खबर मिली थी। मेरे पेरेंट्स मुझे लेने आ रहे हैं गैरी, जो भी करने का प्लान है प्रॉमिस करो सेफ रहोगे, टॉम ने कहा। थोड़ी हेजिटेशन के बाद गैरी ने हल्का सा सिर हिलाया। टॉम ने साय लिया, लेकिन समझ गया कि इससे बेहतर वो कुछ नहीं पा सकता था। फिर वो हाउलर्स को छोड़कर चला गया। कोई बात नहीं, आज तुम्हारा आना जरूरी नहीं है, खाई ने गैरी के कंधे पर हाथ रखा। आज तो वैसे भी सिंपल स्काउटिंग जॉब थी। मैं बाकी लोगों के साथ चला जाऊंगा, इंफॉर्मेशन लेकर लौटूंगा और तुम्हें सब बता दूंगा। जॉब की चिंता भी मत करो। क्योंकि हम बाहर रहने वाले थे, मैंने ऑस्टिन से इस वीकेंड के लिए रिप्लेसमेंट्स अरेंज करने को कहा था। ऑस्टिन के फ्रेंड्स हैं, इसलिए वेज भी सस्ती है। उसने अपने सबसे ट्रस्टेड 3 लोगों को भेजा है। उनके और मिसेस डेग्रेस के साथ प्लेस संभल जाएगा। ऑनेस्टली मुझे ज्यादा चिंता तुम्हारी है। साफ दिख रहा है कि तुम बस घर जाने का प्लान नहीं बना रहे। कोई तुम्हारी स्ट्रेंथ पर डाउट नहीं करता, लेकिन क्या तुम सच में अकेले जाना चाहते हो? उसने बाकी लोगों के चेहरे देखे। सब डिटरमिन्ड थे। गैरी जहां जाता वो साथ जाने को तैयार थे। अगर वो कह देता तो पहली बार उसकी जिंदगी में ऐसे लोग थे जो बिना सोचे समझे अग्री कर लेते। और शायद इसी वजह से वो उन्हें साथ नहीं ले जा सकता था। उसके पास शिन को बचाने की वजह थी, उनके पास नहीं, शायद इनु को छोड़कर। और सच कहें तो अगर कोई उसे बिना चोट पहुंचाए बाहर निकाल सकता था तो वो खुद ही था। कड़वा सच ये था कि अगर वो वाइल्ड हो गया तो बाकी लोग उसे स्लो भी कर सकते थे। थैंक्स गाइस, हम सबके अपने अपने काम हैं और इस गैंग को तेजी से मूव करना होगा। अगर तुम सब आज रेड कलर गैंग को देखकर वही फील कर रहे हो तो हमें आगे बढ़ना ही होगा। इतना बड़ा बनना है कि हमारे टाइम में कोई गैंग ऐसी हरकत करने की हिम्मत ही न करे। गैरी मुस्कुराया। लगता है किसी ने तुम्हारे दिमाग में कुछ भर दिया है, इनू ने कहा और गैरी का सिर पकड़कर उसके बालों में नकल्स रगड़ने लगा। यू, ये जेल है? कितना लगाया है? इनू बोल ही रहा था कि गैरी की घूरती हुई नजर पड़ी और वो चुप हो गया। सबके जाने के बाद गैरी थोड़ी देर के लिए वापस स्कूल के अंदर गया। टीचर्स को उन्हें अंदर नहीं जाने देना चाहिए था, लेकिन जो हुआ था उसके बाद किसी में उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी। उसे शिन की स्मेल वाली कोई चीज चाहिए थी ताकि वो उसका ट्रेल फॉलो कर सके। हालांकि उसकी सेंट हर जगह नहीं होगी, लेकिन पास आने पर मदद जरूर करेगी। उसके बाद गैरी उन जगहों पर जाने वाला था जहां रेड कलर गैंग को अक्सर देखा गया था। फोन देखते ही उसे दिखा कि खाई पहले ही सारी जरूरी इंफॉर्मेशन भेज चुका था। एम्प्टी क्लासरूम में घुसते ही गैरी को मिस्टर रूट की याद आ गई।
मेन हॉल में जब मिस्टर रूट का हार्ट रेट गिरने लगा था तो उसे डर लग रहा था कि कहीं वो बच न पाए। एम्बुलेंस को पहुंचने में कितना वक्त लगेगा कोई नहीं जानता था। स्लाफ में उन्हें दिन रात कॉल्स आती रहती थी। किसी अपने को मौत के करीब देखकर गैरी उसे बचाना चाहता था और उसके पास एक तरीका था। अगर मैं उसे बाइट कर लूं तो? ये ख्याल अचानक आया। अगर वो मिस्टर रूट को बाइट करता तो शायद वो उसे टर्न कर सकता था। वेयरवुल्फ की वाइटैलिटी के साथ वो जरूर रिकवर कर लेते। बिली की तरह नहीं। अगर वो टीचर को बेटा वुल्फ बनाता तो पोजीशन छीनने की भी चिंता नहीं होती। लेकिन अगर उसने मिस्टर रूट को वेयरवुल्फ बना दिया तो उसकी जिंदगी कैसी होती? क्या वो गैरी से नफरत करता उसे मॉन्स्टर बनाने के लिए? क्या वो भी बिली जैसा मॉन्स्टर बन जाता और फिर गैरी को वही करना पड़ता जो ब्लेक ने बिली के साथ किया था? गैरी वहां मौजूद नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि ओमेगा वुल्फ बनने में कितना वक्त लगता है। क्या कोई गारंटी भी है? क्या बिली बस एक अनलकी कोइंसिडेंस था? और फिर ब्लड लस्ट का सवाल। उसे अब भी याद था कि वेयरवुल्फ बनने के बाद पहली सिस्टम मैसेज क्या थी। योर ब्लड लस्ट हैज बिन लोअर्ड। बिली ने भी कुछ ऐसा कहा था जो उसे अब याद आ रहा था। मैंने उन दोनों को मार दिया। जानबूझकर नहीं किया। जैसे हंगर और ब्लड लस्ट ने मुझ पर कंट्रोल कर लिया हो। क्या वो झूठ नहीं बोल रहा था? क्या वेयरवुल्फ का नेचुरल इंस्टिंक्ट यही था कि वो सामने जो भी हो उस पर हमला करे और उसे खा जाए? आखिरकार जब वो इस फैसले पर सोच ही रहा था तभी एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी और उसने ये आइडिया छोड़ दिया। फिर भी ये ख्याल उसके दिमाग में रह गया। क्या वो दूसरों की मदद उन्हें टर्न करके कर सकता है? आजकल तो हर कोई ऑल्टर्ड बनना चाहता है और एक सिंपल बाइट से वो उन्हें कुछ ऐसा बना सकता था जो ऑलमोस्ट वही हो, शायद उससे भी बेटर। ये पागलपन है, गैरी ने सोचा। या फिर नहीं। स्लव के बिजी इलाकों से दूर खुले खेतों और हरियाली के बीच एक गेटेड ड्राइववे के पीछे एक बड़ा सा घर खड़ा था। उसी लग्जरी हाउस के अंदर कुछ ही देर पहले मेयर क्लोव को अपनी बेटी के अचानक गायब होने की खबर मिली थी। आखिर मैं तुम्हें तनख्वाह किस बात की देता हूं? हाँ, मेयर चिल्लाया और सामने रखी टेबल पर ऐसे हाथ पटके जैसे कोई बच्चा टैंट्रम कर रहा हो। तुम सिर्फ उसे ठीक से प्रोटेक्ट करने में फेल हुए, बल्कि अब उसे एब्डक्ट भी होने दिया। लगातार चिल्लाने की वजह से उसकी सांसें तेज हो गई थीं। बेन क्लोव ने अपनी सूट की साइड पॉकेट में हाथ डाला, वो सूट जो अब उसे ठीक से फिट भी नहीं आती थी। मेयर बनने के बाद से उसका वजन काफी बढ़ गया था। उसने कुछ पिल्स निकाली, एक साथ 3 ली और असर होने का इंतजार करने लगा। सर, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप हमें ब्लेम करेंगे तो सिचुएशन बेहतर नहीं होगी। काले कपड़ों में खड़े आदमी ने जवाब दिया। मेयर की चीख पुकार के बावजूद उस आदमी के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। उसकी गर्दन पर ड्रैगन टैटू ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ साफ दिख रहा था। मेयर के सामने बैठा आदमी कोई आम इंसान नहीं था। द राइजिंग ड्रैगन गैंग का हेड, स्लव की 5 स्मॉल टाइम गैंग्स में से एक का लीडर। मेयर के इलेक्शन के बाद से ही वो बेन क्लोव के साथ कोऑपरेट कर रहे थे। सच कहें तो स्लो की हाई स्ट्रीट को सेफ रखने का वादा मेयर ज्यादातर इन्हीं की वजह से निभा पाया था, क्योंकि वो इलाका इन्हीं के टेरिटोरी में आता था। पहली बात, वो स्कूल डे था। हम हमेशा की तरह उसे उसके यूजुअल टाइम पर पिक करने वाले थे। दरअसल हम हर बार 1 घंटा पहले पहुंचकर एरिया चेक करते हैं ताकि कोई सस्पिशियस चीज न दिखे। लेकिन ये लंच के थोड़ी देर बाद हुआ, और वो भी स्कूल के अंदर। हमें गार्ड्स अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है, और हमने सोचा था कि स्कूल कम से कम गैंग मेंबर्स को रोक सकेगा। हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि कोई इतनी हिम्मत करेगा। मानता हूं, ये मेरी गलती थी, डी ने कहा, ना झुकते हुए, ना ही आवाज में कोई पछतावा। मुझे तुम्हारी एक्सक्यूजेस नहीं सुननी। बेन फिर चिल्लाया, मुझे सोल्यूशन चाहिए। तुमने अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया? किसी जीनियस की जरूरत नहीं ये समझने के लिए कि उसे रेड कलर गैंग नहीं उठाया होगा। तो बस जाओ और उसे वहां से निकाल लाओ। डी ने बिना एक पल सोचे सिर हिला दिया। सर, अकेले रेड कलर गैंग के खिलाफ भी हमें मुश्किल होगी। अब तो वो ग्रे कलर गैंग के बचे हुए लोगों के साथ फ्यूज हो चुके हैं। कलर गैंग पर हमला करने का मतलब ग्रे एलिफेंट्स को ऑफेंड करना है। वो स्लफ की सबसे बड़ी गैंग्स में से एक है। अगर चाहें तो हमारी गैंग को कुचल सकते हैं। आपकी बेटी सेफ रहेगी। होस्टेज के तौर पर वो बहुत वैल्यूएबल है। मैंने पहले ही ग्रे एलिफेंट्स के लीडर को रिक्वेस्ट भेज दी है। रिप्लाई आते ही आपको बता दूंगा। ये सुनते ही बेन का सब्र टूट गया।
मेयर डेस्क के ऊपर झुककर डी की शर्ट पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन गैंग लीडर पीछे झुक गया। तभी उसकी पीठ किसी सख्त चीज से टकराई। पीछे मुड़ते ही उसे एक लंबा सा जवान लड़का दिखा जिसकी आंखों में तेज नजर थी। टाइट स्पोर्ट्स शर्ट पहने हुए उसका सिर डी से काफी ऊपर था। डोंट वरी डैड, मैं कर लूंगा, उस लड़के ने कहा। वो कोई और नहीं, जेडन क्लोव था, बेन का बड़ा बेटा और इस देश के टॉप 50 ऑल्टर्ड फाइटर्स में से एक। उसने कैजुअली एक हाथ से डी को उसकी शर्ट के स्क्रफ से उठा लिया। पहली बार डी के चेहरे पर पैनिक दिखा। उसने जेडन का हाथ पकड़कर हटाने की कोशिश की, लेकिन वो जरा भी नहीं हिला। आखिरकार जेडन ने उसे इतनी जोर से दीवार पर फेंका कि दूसरी तरफ हल्का सा डेंट पड़ गया। तुम लोगों का एक ही काम था, मेरी बहन को प्रोटेक्ट करना, और तुम उसमें भी फेल हो गए। सिर्फ इसी बात के लिए मैं तुम्हारी पूरी गैंग मिटा सकता हूं। डैड, मुझे सिचुएशन हैंडल करने दीजिए, जेडन ने हाथ सीने पर रखकर कहा। मैं शिन को ढूंढ लूंगा। स्लफ में कोई गैंग नहीं और कोई इंसान भी नहीं जिसे मैं हैंडल न कर सकूं। टपकते पानी की आवाज सबसे पहले शिन के कानों में पड़ी। जब वो धीरे धीरे होश में आई, पूरा शरीर हल्का हल्का दर्द कर रहा था। जब उसने हाथ हिलाने की कोशिश की तो समझ आया वो हिल ही नहीं सकते। यही हाल पैरों का भी था। सिर्फ सिर आजाद था, और उससे भी वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। चेयर पर बांध दिया है, बिल्कुल मूवीज वाले इंटरोगेशन सीन जैसा, शिन ने सोचा, अपने दिमाग को हालात की डरावनी सच्चाई से दूर रखने की कोशिश करते हुए। वो एक स्ट्रांग फाइटर थी, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में। एब्डक्ट हो जाने के बाद सब कुछ अलग था। इस वक्त वो सच में डरने लगी थी। आसपास देखना भी मुश्किल था। रोशनी नाम की चीज ऑलमोस्ट नहीं थी। बस छत की दरारों से थोड़ी सी लाइट अंदर आ रही थी। फर्श टेढ़ा मेढ़ा था, लकड़ी के पैनल उखड़े हुए थे। और ये सोचकर कि उन्होंने उसका मुंह नहीं बांधा, उसे यकीन हो गया कि ये जगह मदद से बहुत दूर होगी। हेल्प! सिन ने पूरी ताकत से चिल्लाया। कर भी क्या सकती थी? कम से कम कोशिश तो बनती थी। और सच में एक चीज तो हुई। अंधेरे में फुटस्टेप्स की आवाज आई, और उसके बाद एक इरिटेटिंग सी गिगल। आह! तुम्हें इस हालत में देखकर कितना अच्छा लग रहा है। लाइट के एक पैच में कदम रखते हुए एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। आवाज से ही शिन पहचान चुकी थी। रेड कलर गैंग लीडर रिव टिफनी के साथ खड़ा था। उसकी मुस्कान उतनी ही चौड़ी जितनी टिफनी की। काश मैं भी यही कह पाती, सिन ने ताना मारा। वैसे कल जो कुछ हुआ था, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सोच रही थी कि शायद तुम इसमें शामिल नहीं हो। एक पल के लिए तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया। लेकिन अब तो पूछना पड़ेगा, क्या तुम सच में इतने स्टूपिड हो? ये ताना किसी और वक्त टिफनी को भड़का देता, लेकिन शिन की बेबसी देखकर क्लास डीवा जोर जोर से हंस पड़ी। लगता है तुम्हें अब तक अपनी सिचुएशन समझ नहीं आई, टिफनी ने मजाक उड़ाया। फिर से मदद के लिए चिल्लाकर देखो, देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा था ना, शिन, तुमने रॉन्ग गर्ल से पंगा लिया था, और आज आखिरकार तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा पूरा फैमिली भी। सोचता हूं मेयर अपनी प्यारी सी बेटी के लिए कितने पैसे देगा, रिव ने कहा। इतनी बड़ी रकम मिल जाए तो हम यहां से निकल भी सकते हैं। टियर 2 सिटी में तुम्हारे साथ रहना मजेदार होगा, टिफी। ऑफ कोर्स डार्लिंग, यही प्लान है। टिफनी ने रिव की बाह पकड़ ली। तभी शिन खुद पर हंस पड़ी। हा हा, तो ये सब पैसे के लिए था? नो वंडर तुमने मेरी अपॉलॉजी कभी एक्सेप्ट नहीं की। एक वक्त ऐसा भी था जब मुझे सच में बुरा लगा था, हालांकि वो एक ऑनेस्ट मिस्टेक था। अगर तुम्हें बस बदला लेना था तो स्कूल में ही ट्राई कर सकती थी। लेकिन तुम पैसे मांग रही हो और मेरे फैमिली को इन्वॉल्व कर रही हो। तुम कहती हो मैंने रॉन्ग गर्ल से पंगा लिया। तुम्हें जरा भी आइडिया नहीं है। हेडमिस्ट्रेस यंग के सबको डिसमिस करने के बाद खाई, मरी और इनू बस स्टॉप की तरफ जा रहे थे। ऑस्टिन पहले से वहां मौजूद था, क्योंकि ग्रुप चैट में उसे पहले ही बता दिया गया था कि आज सबको जल्दी छोड़ दिया गया है। इस वक्त पूरा ग्रुप बस में बैठा था, बर्नम नाम के इलाके की तरफ जा रहा था। रास्ते में साफ दिख रहा था कि यह जगह स्लफ के बाकी हिस्सों जितनी बिजी नहीं थी, शायद इसलिए क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया नहीं थी। फिर भी ये इलाका पूरी तरह खाली नहीं था। कोई न कोई इसे कंट्रोल कर रहा था, और उनका पैसा एक खास तरह के क्लाइंटेल से आ रहा था। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि रेड कलर गैंग तुम्हारे डोरस्टेप तक आ गई और ऊपर से पूरे स्कूल को हॉस्टेज बनाने की कोशिश की, ऑस्टिन ने कहा, जब बस लगभग खाली थी और उसे पूरी कहानी सुनाई जा चुकी थी।
इस घटना की खबर वाइल्ड फायर की तरह फैल चुकी थी, लेकिन एग्जैजरेशन की वजह से यह समझना मुश्किल था कि सच में हुआ क्या था। अच्छी बात है कि वो मेरे स्कूल में नहीं घुसे, वरना स्टूडेंट्स और रेड कलर गैंग के बीच सीधा ब्रॉल हो जाता। हम उन्हें बुरी तरह पीट देते और सबक सिखाते। बिली के स्कूल में घुसने वाली घटना की तरह इनू ने बीच में टोका। उसे पूरा यकीन था कि ऑस्टिन भी गैरी की तरह एक्ट करता और उसे उसकी स्ट्रेंथ पर शक नहीं था। लेकिन फिर भी उसे लगता था कि नतीजा जॉन की रेजिस्टेंस से अलग नहीं होता। ऑस्टिन की तेज नजर देखकर इनू ने तुरंत टॉपिक बदल दिया। एनीवे काई, तुमने कहा था कि स्लव में 5 स्मॉल टाइम गैंग्स हैं, तो फिर तुमने इसी को क्यों चुना? ये तो काफी दूर है। क्या ये आसान टारगेट है या कुछ? जैसे ही ये शब्द निकले, अब खाई की बारी थी इनू को घूरने की। इनू को तुरंत समझ आ गया कि उसने गलती कर दी थी। वो बिना सोचे समझे बोल देता था और गैंग को इजी कहना सबसे बड़ी बेवकूफी थी। इजी टारगेट है या नहीं, ये तो देखना पड़ेगा। खाई ने गहरी सांस लेकर कहा। लेकिन ये इतना दूर है, यही इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। अगर हम इस जगह को टेक ओवर करते हैं, तो किसी के इंटरफियर करने के चांसेस बाकी जगहों से कम होंगे। और अगर कुछ टाइम के लिए इसे छोड़ भी दें, तब भी ठीक रहेगा। अभी तक हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है कि जिन टेरिटरीज को हम लेते हैं, उन्हें रन कौन करेगा। हम हर बार ऑस्टिन से उसके लोग नहीं मंगवा सकते। आइडियली हमें उसी गैंग के कुछ मेंबर्स को परसुएड करना होगा कि वो हमारे लिए काम करें। पेरोल देना इश्यू नहीं है, लेकिन ऊपर ट्रस्टवर्दी लोग चाहिए जो उन्हें कंट्रोल में रखें। वरना दूसरी गैंग्स आसानी से उन्हें भड़का सकती हैं कि जब हम छोटे हैं तो हमें पीछे से स्टैब कर दें। जब हम ग्रे एलिफेंट्स या अंडरडॉग्स की तरह बड़े हो जाएंगे और इस जगह को पूरी तरह कंट्रोल करेंगे, तब प्रॉब्लम नहीं रहेगी। उस पॉइंट पर कोई हमें मेस करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। क्या यहाँ कोई स्कूल है? ऑस्टिन ने अचानक पूछा। सवाल अजीब था, लेकिन खाई ने उसे डिसमिस नहीं किया। उसे समझ आ गया था कि ऑस्टिन किस तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, स्कूल तो है, काई ने जवाब दिया। लेकिन वो डिलिंक्वेंट हैवी स्कूल नहीं लगता। ऐसा नहीं दिखता कि गैंग उसे रिक्रूटमेंट बेस की तरह यूज करती है। मानता हूं, मैंने डिटेल में रिसर्च नहीं की। जो जानकारी है वो सरफेस लेवल की है। हो सकता है वहां कोई तुम्हारे जैसा टॉप पर हो, क्योंकि वो ईटन हाई जितने डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं लगते। तुम्हारे लोग शायद इसके बारे में ज्यादा जानते हो। ऑस्टिन का आइडिया साफ था, स्कूल जाकर वहां के टॉप डॉग को चैलेंज करना। हर स्कूल के डिलिंक्वेंट्स हायरार्की को बहुत सीरियसली लेते थे। एक तरह से ये गैंग वॉर्स का सॉफ्टवेयर वर्जन था। अगर ऑस्टिन स्कूल लीडर्स को हरा देता, तो डिलिंक्वेंट स्टूडेंट्स खुशी खुशी हाउलर्स के लिए काम करते। पेरोल मिल जाए तो लॉयल्टी भी बनी रहती। थोड़ा सा पैसा भी ऐसे स्टूडेंट्स को गोल्ड माइन लगता था। किसी हद तक डिलिंक्वेंट स्टूडेंट्स गैंग मेंबर्स से डील करना आसान होते थे, क्योंकि उन्होंने अभी रियल वर्ल्ड देखा ही नहीं होता। क्या हम इस इशू को बस इग्नोर करते रहेंगे? मारी ने आखिरकार कहा। हम सबने उसका चेहरा देखा था। गैरी साफ तौर पर रेड कलर गैंग से लड़ने गया है। शायद मिस्टर रूट के साथ जो हुआ, उसके बदले के लिए मुझे पता है वो कितना स्ट्रांग है। लेकिन अगर वो ट्रबल में फंस गया तो वो हमारा लीडर है, तो क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? इस सवाल पर ग्रुप कुछ देर चुप रहा। हैरानी की बात यह थी कि सबसे पहले इनू बोला। तुमने सुना था खाई ने उसे हेल्प ऑफर की थी, उसने मना कर दिया। इनू ने कहा, मुझे भी पसंद नहीं है कि वो अकेले सब करना चाहता है, लेकिन वो हमारा लीडर है, हमें उसकी विशेस रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो मॉन्स्टरस ट्विंस को हैंडल कर चुका है, तो वो ठीक रहेगा। बस अगर और ऐसे न हो। आखिर में इनू की आवाज हल्की सी कांप गई। मारी ने देखा कि उसका घुटना लगातार हिल रहा था और वो अपने हाथों से खेल रहा था। साफ था, गैरी के बारे में सोचकर वो रेस्टलेस हो गया था। ये ग्रुप इतना क्लोज कब हो गया? मारी ने नीचे देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ सोचा। आखिरकार ग्रुप बर्नहम इलाके में पहुंच गया। यहाँ लोग कम थे, लेकिन बस मेन एरिया में रुकी थी। सैटरडे होने की वजह से काफी फैमिलीज आसपास दिख रही थीं। वाओ, मुझे तो पता ही नहीं था कि स्लव में ऐसी जगह भी है। ऑनेस्टली मुझे ये सिपेन से भी बेहतर लग रही है। डिपेंड्स करता है तुम क्या ढूंढ रहे हो, खाई ने कंधे उचकाए। सिपेन में नाइट लाइफ है और ये जगह बस रेस्टोरेंट से भरी हुई है। ग्रुप आगे बढ़ता गया। चाइनीज रेस्टोरेंट्स, पिज्जा प्लेसेस, जापानीज सुशी, कोरियन बारबेक्यू, हर दूसरी दुकान खाने की थी। सब कुछ बहुत टेस्टी लग रहा था और अंदर फैमिली ग्रुप्स बैठे थे। लेकिन इनू कुछ और ही नोटिस कर रहा था। यहाँ तो बहुत ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, उसने कहा।
देखो, यहाँ की वर्कर्स भी कितनी स्टनिंग है। वो एक चाइनीज रेस्टोरेंट के पास से गुजरते हुए ट्रेडिशनल चाइनीज ड्रेस में खड़ी लड़की की तरफ इशारा कर रहा था। लाल ड्रेस, साइड में लंबा स्लिट, लंबे पैर साफ दिख रहे थे। अब जब तुमने कहा, तो सच में, मरी ने कहा, यहाँ काम करने वाली लड़कियां अनयूजुअली ज्यादा हैं। ये खाई के रुकने का सिग्नल था। याद रखना, हम स्काउटिंग मिशन पर हैं, खाई ने कहा। लेकिन जब यहां आए ही हैं, तो क्यों न कुछ खा भी ले। काफी देर तक डिसाइड करना मुश्किल रहा। चॉइसेस ही बहुत थीं और सबका फेवरेट अलग अलग था। आखिरकार उन्होंने ऑल यू कैन ईट रेस्टोरेंट चूज किया, जहां सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिलता था। अंदर जाते ही खाई ने पेमेंट कर दी। ड्रिंक्स और प्लेट्स का इंतजार करते हुए भी हर तरफ फीमेल वर्कर्स ही दिख रही थीं। तो बताओ, ऑस्टिन ने आखिर कहा, ये जगहें असल में रेस्टोरेंट्स नहीं हैं, है ना? इनू और मरी ने उसकी तरफ देखा, कंफ्यूज्ड, लेकिन खाई की हल्की मुस्कान बता रही थी वो सही था। काफी हद तक तुम सही हो, काई ने समझाना शुरू किया। रेस्टोरेंट्स प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लेकिन कोई गैंग सिर्फ इसके लिए पूरा इलाका कंट्रोल नहीं करती। रात में ये जगह बिल्कुल अलग होती है। तुम्हें इतनी लड़कियां दिखीं, और वो भी इतनी प्रिटी, वो इसलिए क्योंकि ये गैंग ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन से जुड़ी हुई है। स्लो के एज पर होने की वजह यह है कि इनका क्लाइंटेल स्लो से नहीं होता। अगर हमें फ्यूचर में स्लो से बाहर एक्सपैंड करना है, तो ये जगह क्रूशियल है। इनू को अब सब कुछ समझ में आने लगा। कम कपड़े, थकी हुई आंखें, वो खाली सा लुक, सब जुड़ने लगा। खाई की कैजुअल टोन के बावजूद ग्रुप के चेहरों पर सीरियसनेस आ गई थी। ये रियल गैंग लाइफ थी, और सडनली सब कुछ बहुत रियल लगने लगा। इनू ने सोचा, अगर गैरी को ये सब पता चलेगा तो वो कैसा फील करेगा। वो कुछ कहने ही वाला था कि वेट्रेस उनकी तरफ आती दिखी। हाय, ये आपके ड्रिंक्स हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। टेबल 4 लोगों के लिए ही है, राइट? पास से देखने पर इन्नू को कुछ अजीब लगा। हाँ, वो प्रिटी थी, लेकिन मेकअप ज्यादा था, और उसे बुरा लगने लगा। अगर ये सब उसकी चॉइस होती तो ठीक था, लेकिन उसकी आंखें, उनमें वो चॉइस नहीं दिख रही थी। क्या तुम्हें यहां काम करना पसंद है? इन्नू ने अचानक पूछ लिया। वेट्रेस चौंक गई। उसने ट्रे को हल्का सा ऊपर किया और कमरे में मौजूद इकलौते आदमी की तरफ कॉर्नर ऑफ हर आई से देखा। प्लीज हमारे नोजी फ्रेंड को इग्नोर कर दीजिए, काय ने तुरंत कहा। वो बस ये कहना चाहता था कि ये जगह काफी अच्छी है, बस इतना ही। हाँ, 4 लोग ही हैं। वेट्रेस ने प्लेट्स रखी और चुपचाप चली गई। ब्लॉन्ड टीनेजर ने नेम टैग पर लिखा नाम ध्यान से देखा, स्टेसी। काफी देर तक इधर उधर तलाश करने के बाद भी गैरी को शिन की बस कुछ स्कूल की किताबें और उसका पेंसिल केस ही मिला। वो किसी ठोस चीज की उम्मीद कर रहा था, जैसे कोई कपड़ा, ताकि उसे ट्रैक करना आसान हो सके। शिन की चीजों को सूंघते हुए उसे खुद को अजीब महसूस हुआ, लेकिन आखिरकार वो उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। राहत की बात यह थी कि उस वक्त क्लासरूम में कोई और नहीं था। फिर भी खुशबू बहुत हल्की थी। टॉम की शर्ट को ट्रैक करना आसान था, लेकिन तब मैं उसके खून की स्मेल फॉलो कर रहा था। शायद वेयरवुल्फ की नाक खून के मामले में ज्यादा सेंसिटिव होती है। गैरी ने खुद से अंदाजा लगाया। एक पल के लिए उसने सिन के लॉकर को चेक करने का सोचा, लेकिन कल ही कोई उसकी चीजें चुरा चुका था, इसलिए उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। इसके बजाय उसने अपना फोन निकाला। काय ने उसे रेड कलर गैंग के मेंबर्स के कुछ नोन हैंगआउट स्पॉट्स की लिस्ट भेजी थी, साथ ही उनके कुछ पॉसिबल बेसिस भी। सीनियर ने तो यहां तक किया कि किन जगहों को पहले चेक करना चाहिए, उसका सजेस्टेड ऑर्डर भी डाल दिया। आखिर में उसने अपनी पर्सनल एनालिसिस भी जोड़ दी थी। मुझे नहीं लगता कि आज हमला करने वाला रेड कलर गैंग स्कूल से बहुत दूर गया होगा। रिव शायद अपने किसी बेस पर लौट गया हो, लेकिन हमले में शामिल ज्यादातर लोग आसपास ही रहते होंगे। मुझे पता है तुम नहीं चाहते थे कि हम साथ आएं, और तुम्हारी स्ट्रेंथ जानते हुए मैं बहस भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम उन पर अटैक करने वाले हो, तो कम से कम गैंग यूनिफॉर्म पहनना, मास्क भी मत भूलना। ये पढ़ते ही गैरी के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। उसे अच्छा लगा कि खाई उस पर भरोसा करता है और उसकी परवाह करता है। थोड़ी देर बाद गैरी खुद को एक ऐसे एलीवे में पाया जो आम गलियों से ज्यादा चौड़ा था। वो कोने के पास रुक गया, क्योंकि दूसरी तरफ से लोगों की बातें सुनाई दे रही थी। खाई की सलाह मानते हुए उसने अपना नया ब्लैक एंड गोल्ड ब्लेजर पहन रखा था, और साथ ही वो मास्क भी जो उसे गिफ्ट में मिला था। खाई ने बताया था कि अंडरडॉग्स को पता चल गया है कि मैं इसी स्कूल में पढ़ता हूँ। रेड कलर गैंग का स्कूल पर हमला इसके तुरंत बाद हुआ,
ग्रे एलिफेंट्स को भी अब तक मेरा असली नाम पता चल ही गया होगा, यानी वो भी मुझे ढूंढ रहे होंगे। ऐसे में अभी अपना चेहरा दिखाना सही नहीं है। उसी वक्त एक और लंबा, हैंडसम लड़का टाइट स्पोर्ट्स शर्ट पहने हुए एक फिश मार्केट प्लेस में घूम रहा था। चारों तरफ मछलियों के ढेरों स्टॉल थे। कहीं मछलियां कंटेनर्स में जिंदा थीं, तो कहीं ताजा ताजा काटी जा रही थीं। उस जगह की तेज गंध जेडन की नाक से टकरा रही थी। फिर भी उसने उसे नजरअंदाज किया, क्योंकि वो किसी खास चीज को ढूंढ रहा था। बार बार इधर उधर देखते हुए आखिरकार उसकी नजर उस जगह पर पड़ी गई जिसकी उसे तलाश थी। मार्केट के एक किनारे स्टॉल्स के साथ साथ कुछ दुकानें भी थीं। जेडन एक खास दुकान के अंदर गया और दरवाजे के ऊपर लगी घंटी बज उठी। बस एक सेकंड, प्यारे कस्टमर, काउंट पीछे से दुकानदार की आवाज आई। वो पीछे 3 लोगों से बात कर रहा था। जेडन साफ देख सकता था कि उन तीनों ने एक सा लाल रंग का कपड़ा पहन रखा था। बिना झिझक वो उनके पास गया और सीधे उनके पीछे खड़ा हो गया। काउंटर पर बर्फ के ऊपर ढेर सारी मछलियां रखी थी और चॉपिंग बोर्ड के पीछे वो भारी भरकम दुकानदार काम करता था। बस एक पल, दुकानदार मुड़ा, ये सोचकर कि नया आदमी कुछ खरीदने आया है। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए नहीं आया। जेडन मुस्कुराया। मैं इनके लिए आया हूं। एक पल की भी देर किए बिना ऑल्टर्ड ने गैंग के एक मेंबर को उसकी गर्दन के पीछे से पकड़ा और सीधा बर्फ पर रखी मछलियों के ढेर में पटक दिया। उसने उसका सिर बर्फ में जोर से दबाया और कुछ क्रंचिंग की आवाजें आईं। बाकी 2 लोग अचानक हुई इस बर्बरता से सन्न रह गए, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि अब निशाने पर वो भी हैं। दाहिने वाला कुछ करने ही वाला था कि जेडन ने उसके पैर के साइड में लात मारी। दुकान के अंदर एक जोरदार स्नैप की आवाज गूंजी और उसका पैर अंदर की तरफ मुड़ चुका था। डरावनी बात यह थी कि यह सब जेडन ने जैसे कैजुअली किया हो, बिना ज्यादा ताकत लगाए। फिर भी इतना काफी था कि वो आदमी अपंग हो जाए। पहले गैंग मेंबर की गर्दन अब भी पकड़े हुए, जेडन ने उसे बर्फ से उठाया और फिर से जोर से पटक दिया। एक बार और उठाकर उसे बर्फ में दे मारा, इस बार दूसरे आदमी की आंखों में देखते हुए। बर्फ में खून फैलने लगा था। यह समझ पाना मुश्किल था कि वो गैंग मेंबर का है या मछलियों का। दुकानदार काउंटर के पीछे कांप रहा था। यह देखकर कि जेडन को उससे कोई मतलब नहीं, वो ठंडे स्टोरेज कंटेनर में भाग गया और दरवाजा बंद कर लिया। आज तुम्हारी गैंग ने वेस्ट ब्रिज हाई स्कूल पर हमला किया। उसी दौरान तुम्हारे लोगों ने एक लड़की को किडनैप किया। वो कहाँ है? जेडन ने बचे हुए गैंग मेंबर को घूरते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, मैं हमले में शामिल नहीं था। 20-22 साल का वो लड़का डर के मारे पेशाब कर चुका था। पीछे हटने की कोशिश में वो अपंग पड़े अपने साथी के शरीर से टकराकर गिर पड़ा। लेकिन तुम्हें हमले के बारे में पता तो है, और मुझे लग रहा है अभी तुम और भी बहुत कुछ याद करने वाले हो, जेडन ने ठंडे स्वर में कहा, उसकी तरफ बढ़ते हुए। उसने पहले आदमी का सिर छोड़ा और उसका शरीर फिसलते हुए फर्श पर गिर पड़ा। हालात से बचने की कोशिश में गैंग मेंबर ने इधर उधर देखा कि कुछ फेंक सके। उसे दुकानदार द्वारा गिराया गया चाकू दिखा, लेकिन जेडन ने आसानी से उसे डॉज कर लिया। जेडन ने हल्की सी सांस छोड़ी, फिर उस आदमी का सिर पकड़कर उसे काउंटर के पीछे घसीट ले गया। उसने पहले हल्के से उसके सिर पर मुक्का मारा, फिर उसका हाथ पकड़कर टेबल पर रखा। उसके बाद उसने वही चाकू उठा लिया जो उस पर फेंका गया था। रुको, मैं बता दूंगा, आदमी घबराकर चिल्लाया। बिना किसी प्रतिक्रिया के जेडन ने चाकू नीचे मारा। लकड़ी के बोर्ड पर वार हुआ और उस आदमी की छोटी उंगली कट कर अलग हो गई। बोलना शुरू करो, वरना आज एक एक करके सब खो दोगे, जेडन ने चाकू फिर से उठाते हुए कहा। और मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं वापस आऊंगा। तुम्हें मेरे बारे में एक बात पता होनी चाहिए, मुझे गैंग से नफरत है। उसी एलीवे में गैरी को कुल 5 रेड कलर गैंग मेंबर्स मिले, जो साथ बैठकर मजे कर रहे थे। लेकिन 1 मिनट से भी कम वक्त में उनमें से सिर्फ एक ही खड़ा रह पाया। उन्होंने लकड़ी वगैरह से एक छोटा सा बॉनफायर बना रखा था, और अब तक गैरी को किसी से कोई जवाब नहीं मिला था। इस वक्त उसने आखिरी बचे आदमी को उसकी गर्दन के पीछे से पकड़ा हुआ था। वो काफी पिट चुका था। गैरी उसे घसीटते हुए आग के और पास ले गया। जैसे जैसे उसका सिर लपड़ों के करीब आया, गैंग मेंबर की छटपटाहट बढ़ती गई। बताओ वो कहाँ है? जिस लड़की को तुमने किडनैप किया, वो कहाँ है? गैरी ने दहाड़ते हुए कहा, उसका सिर आग से बस कुछ इंच दूर रखते हुए। रुको,
मैं बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। आदमी गिड़गिड़ाने लगा। जानकारी मिलते ही गैरी ने उसे दीवार की तरफ फेंक दिया, जिससे वो बेहोश हो गया, बाकी लोगों की तरह। वहां से जाते हुए उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, मुझे गैंग से नफरत है। एक पुरानी जर्जर सी केबिन से बाहर निकलते हुए रिव ने अपनी आंखों पर हाथ रखा। दोपहर का वक्त था, इसलिए बाहर की रोशनी काफी तेज थी। उसने हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग की और चारों तरफ नजर दौड़ाई, ये पक्का करते हुए कि सभी लोग अभी भी अपनी अपनी जगह पर तैनात हैं। कुल मिलाकर करीब 20 मेंबर्स थे। उनमें से ज्यादातर वही थे जो वेस्टब्रिज हाई स्कूल पर हुए हमले में शामिल थे। ठीक उसके ऑर्डर्स के मुताबिक अब वो सब जंगल के बीच इस केबिन के आसपास गार्ड बनकर खड़े थे। बेशक वो पूरी रेड कलर गैंग को यहां नहीं ला सकता था। ऐसा करता तो ऊपर वालों की नजर में आ जाता और वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। फिर भी सेफ्टी के लिए कुछ लोगों का होना जरूरी था। वैसे भी उसे किसी ट्रबल की उम्मीद नहीं थी। लगता है सब कुछ स्मूथली चल रहा है। रिव मुस्कुराया। उसी पल उसकी पैंट की जेब वाइब्रेट करने लगी। फोन निकाला तो स्क्रीन पर ब्रैंडन का नाम दिख रहा था। रिव ने नजरें फेर ली और कॉल इग्नोर करते हुए फोन वापस जेब में डाल दिया। इससे मिलने वाले पैसों के बाद मुझे ग्रे एलिफेंट्स पर डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस बेवकूफ बफिन को कुछ नोबडीज ने पीट दिया और उसके बाद से मुझे उसके स्ट्रैगलर्स संभालने पड़े। काम दोगुना हो गया, फिर भी वो मुझे कचरे की तरह ट्रीट करते हैं। रिव ने झुंझलाकर बुदबुदाया। तभी एक मेंबर ने उसकी तरफ देखा और रिव को समझ आ गया कि उसे अभी और देर तक मुंह बंद रखना होगा। शिट, सावधान रहना पड़ेगा। बाकी लोग अब भी यही सोचते हैं कि हमने मेयर की बेटी को ग्रे एलिफेंट्स के ऑर्डर पर किडनैप किया है। अभी अगर किसी ने ब्रैंडन को इन्फॉर्म कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ही पैसा मिलेगा, टिफनी और मुझे स्लो से ए से पी निकलना होगा। फिर हम दोनों साथ में एक लंबी खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे। सच में मेरी गर्ल सबसे बेस्ट है। रिव, अंदर आओ। कैबिन के अंदर से एक आवाज चीखी। रिव तुरंत पलटा और कैबिन के अंदर चला गया, ये देखने के लिए कि मामला क्या है। बाहर खड़े कुछ लोग उसकी तरफ देखकर स्mirk करने लगे। सब मानो एक राय थे, इनका लीडर पूरी तरह whipped है। क्या सिंप है, किसी ने बुदबुदाया और पास खड़े कुछ लोग हल्की हंसी हंस पड़े। कैबिन के आसपास का इलाका काफी खुला हुआ था। गार्ड्स चारों दिशाओं में खड़े थे, ठीक वहां जहां से जंगल के पेड़ शुरू होते थे। उनमें से एक ने सिर घुमाकर पीछे देखा, फिर दोबारा सामने की तरफ देखने लगा। यार, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, एक गार्ड ने जम्हाई लेते हुए सोचा। अगले ही पल उसने एक मुट्ठी को सीधे अपने चेहरे की तरफ आते देखा। वो एक साफ, सटीक हिट था। रेड कलर गैंग मेंबर लगभग पलट ही गया और यह साफ था कि वो अब जल्दी उठने वाला नहीं है। अरे, ये कौन है? किसी ने चिल्लाया और कुछ लोग अपने हथियार निकालने लगे। छोटे पॉकेट नाइव्स, ब्रास नकल्स और भी बहुत कुछ। उस मैस्क्ड फ्रीक को पकड़ो! एक और आवाज आई। दो लोग तेजी से गैरी की तरफ दौड़े और एक एक पंच मारा, लेकिन हाई स्कूलर ने उन्हें आसानी से अवॉइड कर लिया। आगे बढ़ते हुए उसने दोनों गैंग मेंबर्स की गर्दन के पीछे पकड़ बनाई, उनके सिर नीचे खींचे और उछलते हुए अपने घुटनों से उनके चेहरों पर जोरदार वार किया। एक और गैंग मेंबर ने चेन निकाल ली। उसे अपने साथियों की भी परवाह नहीं थी। उसने चेन को whip की तरह घुमाते हुए वार किया। जो आदमी अभी अभी चोटिल हुआ था, वो बस कंकस था। इंस्टिंक्टिवली उसने गैरी की टांग पकड़ ली, जिससे गैरी हिल नहीं सका। चेन उसकी पीठ पर लगी और काफी दर्द हुआ। 6 हेल्थ, इस तरह की चीज मुझे कभी मार नहीं सकती। चेन जमीन पर गिरने से पहले या वो आदमी दोबारा इस्तेमाल कर पाता, गैरी ने चेन पकड़कर जोर से खींचा। रेड कलर गैंग मेंबर को लगा कि टग ऑफ वॉर वो जीत जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि गैरी ने अपनी बाइसेप्स पर कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल कर लिया है, जिससे उसकी पहले से ज्यादा ताकत और बढ़ गई थी। कुछ ही सेकंड में चेन उसके हाथों से छिन गई। बाकी लोग भी पास आ रहे थे और गैरी जानता था कि अब इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। उसने पहले उस आदमी को लात मारी जिसने उसकी टांग पकड़ रखी थी, फिर चेन को घुमाकर उसके असली यूजर की टांग पर दे मारा। गैरी की स्पीड और स्ट्रेंथ के सामने भारी चेन ने उसका पैर स्नैप कर दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। जेडन, किसी ने चिल्लाया। तुम में से किसी पर भी इजी जाने की कोई वजह नहीं है, गैरी ने सोचा और चेन घुमाते हुए बाकी पास आते लोगों पर वार करता रहा। आखिरकार एक जोरदार स्विंग के साथ चेन बीच से टूट गई।
वो पुरानी और जंग लगी हुई थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गैरी सिर्फ अपनी मुट्ठियों और पैरों से ही सबको संभाल सकता था। जितने फाइटिंग मैचेस उसने देखे थे, बचपन से दिमाग में बैठे सारे मूव्स, अब वो सब अपने इम्प्रूव्ड बॉडी की वजह से इस्तेमाल कर पा रहा था। एक और गैंग मेंबर दौड़ता हुआ आया। गैरी ने एक पैर पर घूमते हुए अपने पैर के साइड से उसे किक मारी। वो आदमी गिरा और जमीन पर फिसलते हुए पत्तों को उड़ा गया। ये नया यूनिफॉर्म कमाल का है। पता नहीं किस मटेरियल का बना है। कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करने पर भी आसानी से फटता नहीं, जैसे बॉडी के साथ एक्सपैंड भी कर जाता हो। क्या काय ने ये खास मेरे लिए बनवाया है? गैरी ने सोचा। एक तरफ के 5 मेंबर्स पहले ही निपट चुके थे और अभी भी काफी लोग बचे थे। अब वो गैरी की ताकत देखकर थोड़ा कॉशियस हो गए थे। ये लड़का डेंजरस है। बैकअप चाहिए। बाकी लोग मदद के लिए क्यों नहीं आ रहे? वो कर क्या रहे हैं? एक मेंबर ने दूसरी तरफ वालों को इंट्रूडर के बारे में बताया था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया था। उसी पल उन्होंने देखा कि साइड से एक और इंट्रूडर अंदर आ रहा है। वो बड़े आराम से चलता हुआ केबिन की तरफ बढ़ रहा था। पूरा ग्रुप उसकी तरफ मुड़ गया। लगता है मैं सही जगह पर आ गया हूं, स्पोर्ट्स शर्ट पहने उस आदमी ने कहा, अपनी उंगलियां चटकाते हुए और फाइटिंग स्टैंस लेते हुए। उसी वक्त गैरी ने उसे पहचान लिया। वो कैसे नहीं पहचानता? गैरी ने उसे टीवी पर कई बार देखा था, और एक बार तो वही उसे बचा भी चुका था। वो कोई और नहीं बल्कि जेडन टाइगर था, देश के टॉप 50 ऑल्टर्ड फाइटर्स में से एक। ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ये रेड कलर गैंग के साथ तो काम नहीं कर रहा? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। वो इनके लिए बहुत छोटे हैं। शिट, क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रे एलिफेंट्स इसके स्पॉन्सर्स हों, जैसे अंडरडॉग्स कर्क के हैं? अगले ही सेकंड जेडन दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और एक पंच मारा, लेकिन वो रेड कलर गैंग मेंबर्स की तरफ नहीं था। वो सीधा गैरी की तरफ आ रहा था। मुझे ऐसी चीजों की अच्छी समझ है। तुम सबसे स्ट्रांग लगते हो, इसलिए पहले तुम्हें डील करना सही रहेगा, जेडन ने चिल्लाते हुए कहा। ऑल्टर्ड गैरी की तरफ आती हुई मुट्ठी तेज थी, कुछ ज्यादा ही तेज। शुक्र था कि दोनों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस था, जिससे उसे कम से कम कुछ करने का मौका मिल गया। उसने अपने दोनों हाथ क्रॉस की शेप में ऊपर उठा लिए। उसी पल में वो सिर्फ ब्लॉक ही कर सका। जेडन ने पंच थोड़ा वाइड फेंका था। उसमें कोई खास टेक्निक नहीं थी। वो बस दौड़ते हुए आया और मुक्का मार दिया। टक्कर लगते ही गैरी जमीन पर घिसटता चला गया। कुछ दूरी पर जाकर रुका। उसकी बाहें भारी और सुन्न हो चुकी थीं। हर धड़कन के साथ दर्द बढ़ता जा रहा था। तुम्हें गंभीर चोट लगी है 15, कम हेल्थ 79, तुम्हारी बाहों की हड्डियां टूट गई हैं। इमरजेंसी हीलिंग के लिए एनर्जी पॉइंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं 10। एनएस एनर्जी फक। यही पहला ख्याल था। कुछ ही पल बाद उसके फोर आर्म्स में तेज दर्द दौड़ गया। मुझे पता है वो टॉप 50 ऑल्टर्ड फाइटर्स में से एक है, लेकिन मेरी एंड्योरेंस भी कोई मजाक नहीं। और ऊपर से उसने अभी ट्रांसफॉर्म भी नहीं किया। एक ही पंच में इतना डैमेज। इमरजेंसी हीलिंग अब शुरू हो रही है। अरे, ये जेडन टाइगर नहीं है क्या? शक्ल तो बिल्कुल उसी जैसी है। एक गैंग मेंबर चिल्लाया। पागल है क्या? वो यहां क्या करेगा? किसी ने हायर किया है क्या? दूसरा बोला। गैरी के उलट जेडन ने मास्क पहने था। नन अपनी पहचान छुपा रहा था। उसे फर्क ही नहीं पड़ता था कि कुछ गैंग मेंबर्स उसे पहचान लें। जो भी आफ्टरमैथ होगा, वो उससे निपट लेगा। वैसे भी बहुत से लोग ऐसे थे जो उससे दूर ही रहना पसंद करते थे। रुको, कुछ गड़बड़ है, गैरी ने सोचा। अगर जेडन सच में इनके लिए काम कर रहा होता, तो ये लोग उसे पहचानते हैं ना? फिर वो यहां क्यों है? और मुझे इतनी बेरहमी से क्यों पीट रहा है? रुको, मुझे समझाने दो। लेकिन एक बार फिर उसे बोलने का मौका नहीं मिला। मैंने कहा था ना, मेरी इंस्टिंक्ट्स कभी गलत नहीं होती। जेडन मुस्कुराया। तुम इनमें सबसे स्ट्रांग हो। लगता है तुम्हारी बाहें अभी भी ठीक ठाक हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पता नहीं क्यों ऑल्टर्ड ने अपनी स्पोर्ट्स टॉप उतारकर जमीन पर फेंक दी। उसकी चिजल्ड बॉडी और सिक्स पैक एब्स दिख गए। ये किसी नॉर्मल एथलीट का शरीर नहीं था, ये ऑल्टर्ड का शरीर था। ऐसा लग रहा था जैसे परफॉर्मेंस ड्रग से एनहांस करके फिर फोटोशॉप्ड बॉडी को असल में जिंदा कर दिया गया हो। मैं अब क्या करूं? यहां से कैसे निकलूं? और ये शर्ट उतारने की जरूरत ही क्या थी? गैरी को पूरी सिचुएशन एब्सर्ड लग रही थी। वो शिन को बचाने आया था और यहां अपने आइडल से ही लड़ रहा था। गैरी को बड़ा थ्रेट मानते हुए रेड कलर गैंग मेंबर्स ने उसे इग्नोर कर दिया और जेडन पर टूट पड़े।
लेकिन ऑल्टर्ड ने मास्क्ड टीनेजर से नजर तक नहीं हटाई। वो ऐसे था जैसे किसी बीस्ट ने अपना प्रे चुन लिया हो। जैसे ही दो मेंबर्स करीब आए, जेडन ने हाथ घुमाए और अगले ही पल दोनों जमीन पर पड़े थे, पूरी तरह नॉक्ड आउट। गैरी को पंचेस दिखे भी नहीं, बस इम्पैक्ट की आवाज सुनाई दी। यकीनन किसी की नाक टूटी होगी, किसी के दांत गायब। तुम जैसे आदमी का यहां होना अजीब है। किसी गैंग के लिए काम क्यों कर रहे हो? जेडन ने फिर चार्ज करते हुए पूछा। सुनो, मैं फिर से गैरी बोल नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे जेडन ने पहले ही तय कर लिया हो कि गैरी कलर गैंग का हिस्सा है, जबकि उसका आउटफिट ही सब कुछ बता रहा था। कमबख्त, कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करता हूं। थोड़ा टाइम खरीद लूंगा, शायद वो समझ जाए। मैं अभी जा नहीं सकता, सिन को बचाना है, चाहे इसके लिए मुझे पहले उसे हराना ही क्यों न पड़े। गैरी ने अपनी मसल्स एक्सपैंड कर ली। शर्ट के नीचे वो अब छोटे कैनन बॉल्स जैसी लग रही थी। उसने बॉक्सिंग जैसा स्टैंस लिया और सही पल का इंतजार किया। बाकी बचे गैंग मेंबर्स लड़ाई छोड़कर केबिन के अंदर भाग गए। बाहर सिर्फ ये दोनों रह गए। वाह, बड़े लॉयल गैंग मेंबर्स हैं तुम्हारे, जेडन ने ताना मारा। एकदम परफेक्ट जैब जैसा कर्क ने सिखाया था। क्लीन, स्मूथ और सबसे जरूरी फास्ट। लेकिन पंच टेलीग्राफ था। जेडन ने उसे बहुत पहले पढ़ लिया। उसने सिर थोड़ा नीचे और दाईं तरफ किया। पंच आराम से अवॉइड कर लिया। गैरी को हवा चीरने की आवाज सुनाई दी। उसे पता था कि पंच जोरदार था। तुम्हारा बॉडी नॉर्मल नहीं है, जेडन बोला। हैरानी की बात यह थी कि पैनिक करने के बजाय मास्क लड़के का चेहरा शांत था। मुझे पता था पंच लगेगा ही नहीं, और वैसे भी मुझे बॉक्सिंग के अलावा भी बहुत कुछ आता है। गैरी का हाथ जेडन की गर्दन के चारों ओर लिपट गया। उसने क्लिंच पकड़ लिया, अपनी फेवरेट मूव के लिए तैयार, नी स्ट्राइक। लेकिन जेडन की स्ट्रेंथ ओवरवेलमिंग थी। बेस स्ट्रेंथ 18 और कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन के बावजूद गैरी को उसकी गर्दन पकड़कर रखना मुश्किल हो रहा था। उसने नी उठाई, सिर की जगह पेट पर वार किया। हिट सॉलिड था, इस ताकत में सामने वाला गिर जाना चाहिए था। लेकिन स्ट्रॉन्ग हिट है। लेकिन मैंने इससे कहीं ज्यादा जोरदार हजारों ब्लोज झेले हैं। जेडन गर्जा, तुम बुरे नहीं हो, मगर ऑल्टर्ड से कंपेयर नहीं कर सकते। उसने छटके से खुद को छुड़ाया और गैरी को पीछे धकेल दिया। गैरी का बैलेंस बिगड़ा और संभलने से पहले ही जेडन ने डीप पंच मारा, सीधे लिवर की तरफ। 16 हेल्थ कम, ये पंच तो पिछले वाले से भी ज्यादा दर्दनाक है। गैरी संभल पाता उससे पहले ही दूसरी तरफ से किक आ चुकी थी। उसने हाथ उठाया, लेकिन बेकार, वो जमीन पर जा गिरा। 8 हेल्थ कम, मैं उसे नहीं हरा सकता, सिर्फ कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं। या तो इससे ज्यादा यूज करना पड़ेगा, या फिर वो करना पड़ेगा। गैरी उठने ही वाला था, तभी एक किक उसके चेहरे पर लगी। उसका सिर पीछे उछला और वो जमीन पर फैला पड़ा था। तुम्हारा बॉडी अच्छा है, पावर है, स्पीड है, मेरे मूव्स भी थोड़ा पढ़ लेते हो। इतना पोटेंशियल और उसे वेस्ट कर रहे हो, किसी गैंग के लैकी बनकर। जेडन झुंझलाहट में बोला। उसने गैरी को शर्ट के स्क्रफ से उठाया। स्ट्रीकर बॉय, जेडन हैरानी से चिल्लाया और हाथ छोड़ दिया। लगातार हुए हमलों के बीच गैरी को यह एहसास तक नहीं हुआ कि आखिरी किक में उसका मास्क उड़ चुका है। जेडन के स्ट्रीकर बॉय कहने पर ही उसने अपने चेहरे को छुआ, और तब उसे समझ आया कि उसकी पहचान अब छुपी नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे बच्चे ने मेरी ऑल्टर्ड इंस्टिंक्ट्स को एक्टिवेट कर दिया। जेडन ने अविश्वास में सिर हिलाया। फिर भी उसके चेहरे पर एक उलझन थी कि अब वो इससे कैसे निपटे। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम रेड कलर गैंग में हो तो मैं आई एम नॉट, गैरी ने छत से बीच में टोका। आखिरकार उसे गलतफहमी साफ करने का मौका मिला। मैं यही तो पूरी देर से कहने की कोशिश कर रहा था। जेडन के पहले के एक्शंस और रेड कलर गैंग से उसकी नफरत साफ बता रही थी कि ऑल्टर्ड यहां अपने दम पर आया है। फुल मून वाली रात की उनकी छोटी सी मुलाकात को याद करते हुए गैरी को उम्मीद थी कि अब वो उसकी बात सुनेगा। उस खास निकनेम से बुलाया जाना साबित करता था कि जेडन उसे भूला नहीं था, अच्छे या बुरे, किसी भी तरह। और तुम सच में चाहते हो कि मैं ये मान लूं? जेडन ने गैरी को शर्ट से उठाते हुए पूछा। गैरी ने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया। तो फिर तुम यहां क्या कर रहे हो, हाँ? क्या मेरी यूनिफॉर्म देखकर लगता है कि मैं उनकी गैंग का हिस्सा हूं? गैरी ने शांत लहजे में जवाब दिया, तंज से बचते हुए। गैरी को करीब से देखते हुए जेडन ने नोटिस किया उसकी यूनिफॉर्म और मास्क काले और सुनहरे थे, लाल नहीं। उसे पकड़े हुए जेडन ने जंगल की ओर देखा। गैरी के पीछे रेड कलर गैंग के लोग पड़े थे,
कुछ बेहोश, कुछ दर्द में कराहते। मुड़कर देखने पर जेडन को अपना ही डेवस्टेशन ट्रेल दिखा। इसका मतलब कोई और भी कलर गैंग से लड़ चुका था। धीरे धीरे सारी पजल पीसेस जुड़ने लगी। जेडन की पट ढीली पड़ी और उसने गैरी को बोलने दिया। शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन रेड कलर गैंग ने आज पहले मेरे स्कूल पर हमला किया। हमने रेजिस्ट किया, मगर वो मेरी क्लासमेट को किडनैप कर ले गए। मैं बस उसे वापस लाने आया हूं। गैरी ने कहा। तो तुम रेड कलर गैंग में नहीं हो और तुम शिन के लिए यहां हो? जेडन ने सार निकाला। एक पल के लिए गैरी चौंका। ऑल्टर्ड को कैसे पता कि अंदर कौन है? फिर उसने तुरंत सिर हिलाया। जेडन ने उसका शर्ट छोड़ दिया और गैरी फौरन अपना मास्क उठाने चला गया। उफ, आखिरकार छोड़ा। लेकिन उसे सिन के बारे में कैसे पता? क्या वो उसका? गैरी ने पलटकर जेडन को देखा। अब भी बिना शर्ट के। वो हैंडसम था और काफी जवान भी। उम्र का फर्क ज्यादा नहीं। क्या सिन को बड़े लड़के पसंद हैं? अगर उसका पहले से बॉयफ्रेंड होता तो वो डेट के लिए हाँ क्यों कहती? मैस्क क्यों? जेडन ने पूछा। उसे अब अपनी गलती पर अपराध बोध और ऑकवर्डनेस महसूस हो रही थी। गैरी ने मास्क को ब्लेजर की अंदरूनी जेब में रख दिया। दोबारा पहनने में उसे अजीब लग रहा था। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, गैरी बोला। मुझे पता है मैं जो कर रहा हूं वो बॉर्डरलाइन सुइसाइडल है। सच कहूं तो मुझे यहां तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। जीतूं या हारूं, मैं नहीं चाहता था कि उन्हें पता चले मैं कौन हूं। जेडन ने सर हिलाकर अप्रूवल दिया। वो ये लॉजिक समझ सकता था। तो अब जब हम सेम साइड पर हैं, क्यों ना हम कोऑपरेट करें? इतनी देर में गैरी की पैसिव हीलिंग चालू हो चुकी थी और एनर्जी खर्च करते हुए उसे हील कर रही थी। उसे नहीं लगा कि अंदर जेडन से ज्यादा कोई स्ट्रांग मिलेगा। फिर भी वो नहीं चाहता था कि उसका आइडल सारा क्रेडिट ले जाए, खासकर अगर वो प्यार में राइवल निकला तो। जरूरत नहीं, जेडन बोला और केबिन की ओर बढ़ने लगा। मैं अंदर जाऊंगा और सब हैंडल कर लूंगा। तुम हेल्पफुल बनना चाहते हो तो पुलिस को कॉल कर देना। नहीं, मुझे अंदर जाना है, गैरी ने जोर दिया। मुझे देखना है किसने किया और क्यों। उन्होंने उन्होंने किसी को चोट पहुंचाई है जिसकी मुझे परवाह है। गैरी की आंखों में जो आग थी, उसे देखकर जेडन समझ गया वो सीरियस है। थोड़ी सी लड़ाई में ही गैरी ने साबित कर दिया था कि वो बर्डन नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनोगे और बाद में गायब होने की मत सोचना। उस दिन मेरा खाना चुराने का हिसाब अभी बाकी है। मत समझना मैं भूल गया। तुम्हारी वजह से फोटोशूट के लिए बहुत लेट हो गया था। जेडन आगे बढ़ते हुए बोला। विडंबना यह थी कि गैरी शायद उस रेडेड फ्रिज को कभी नहीं भूल पाएगा। जेडन के एंडलेस मीट की वजह से ही वो उस भयानक रात जिंदा बच पाया था। वो उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे मील्स में से एक था, खासकर जब बाद में उसे वाइल्ड क्रीचर्स का शिकार करना पड़ा और एनर्जी भरने में ढेर सारा पैसा उड़ाना पड़ा। केबिन की सीढ़ियों तक पहुंचते ही गैरी की नाक में कुछ चुभा। ये स्मेल, खून। बाहर पड़े लोगों के खून की गंध अलग थी। ये स्मेल अंदर से आ रही थी। अभी तक कोई भी केबिन में नहीं गया था, मतलब साफ था। गैरी तेजी से जेडन को पीछे छोड़ता हुआ अंदर घुसा। रुको, वो जानते हैं कि हम बाहर थे। वो अंदर रेडी होंगे। जेडन चिल्लाया। उसका प्लान था ऊपर की मंजिल से एंट्री लेकर सबको साफ करना। लेकिन गैरी पहले ही दरवाजा तोड़ चुका था। दरवाजा कमजोर था, पर गैरी की ताकत ने नॉर्मल दरवाजा भी चकनाचूर कर दिया होता। जेडन जल्दी से उसके पास पहुंचा और देखा गैरी जड़ की तरह खड़ा है। कमरे के आखिरी सिरे पर रेड कलर गैंग के लोग थे जो अंदर भाग आए थे। सब दरवाजे की ओर मुड़े हुए थे। शिन को कुर्सी से खड़ा करके पकड़ा गया था। टिफनी ने उसकी गर्दन पर छोटा सा नाइफ रखा हुआ था। शिन का चेहरा सूजा हुआ था, नाक से हल्का खून टपक रहा था। उसके पास रिव खड़ा था, घबराई हुई मुस्कान के साथ। शिट, वो रिपोर्ट्स एग्जैजरेशन नहीं थी। सब में से जेडन टाइगर ही क्यों? बताओ, क्या मेयर ने तुम्हें हायर किया है? कितना दे रहा है? तुम्हें पता है वो अपनी बेटी के लिए कितना देगा? मैं आधा दे दूंगा, बस आंखें बंद कर लो। रिव ने बार्गेन करने की कोशिश की। उसे पता था कि जेडन के सामने उनकी कोई चांस नहीं। सिन ने दरवाजे से घुसते हुए गैरी को देखा। उसे पता था वो आएगा, लेकिन उसके बगल में खड़े शख्स को देखकर वो हैरान थी। वो यहां क्यों है? जो उसे ठीक से जानता भी नहीं, वो इतनी दूर उसके लिए क्यों आया? जिंदगी में पहली बार फैमिली के अलावा कोई उसे ढूंढने आया था। सिन की हालत देखकर गैरी ने मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि नाखून हथेलियों में धंस गए। उसके सिर की नसें उभर आईं।
तुम। गुस्से में गैरी की आवाज लड़खड़ा रही थी। उसे डर था कि कहीं जेडन ऑफर मान न ले। उसे पता नहीं था, जेडन का खून उससे भी ज्यादा खौल रहा था। माय सिस्टर से अपने गंदे हाथ हटाओ। जेडन गरजा और उसका शरीर ट्रांसफॉर्म होने लगा।